पहले योगी नहीं उसको मानसिक रोगी बोलो आप। वो योगी नहीं है, मानसिक रोगी है। जिसके अंदर पाखंड का अवसाद पल रहा है, वो पाखंडवादी व्यक्ति है कि जीएसटी के नाम पर इन्होंने व्यापार खत्म किए, नोटबंदी के नाम पर नोट बंद किए, घर खत्म किए। आज इनकी नजर आपकी कृषि पर पड़ गई है, कल ये खेती खत्म कर देंगे। तब मैं बता दूं, चाह तन मन की मन को गुनाहगार बना देती है और बात के बात को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूखे इंसान को गद्दार बना देती है, गद्दार बना देती है। अपने प्रदेश के अंदर बताइए, जब आधी रात को बहनों और बेटियों की इज्जत लुट जाती है, तब आप कहाँ होते हो? और फिर आप नारा देते हो बेटी बचाओ, तो आप बेटी बचाओ के नाम पे धमका रहे हो या फिर वास्तविकता में बेटी बचा रहे हो? लेकिन आप देख लीजिए, जब से योगी आया है तब से जातवाद की दीवारें खड़ी हो गई है। और देश के अंदर सिर्फ 4 मुद्दे होने चाहिए, 4 मुद्दे। शिक्षा के विषय में बात कीजिए, स्वास्थ्य के विषय में सरकारी अस्पतालों में बात कीजिए, आप सुरक्षा की बात कीजिए और रोजगार की बात कीजिए, इन पर बात होनी चाहिए। लेकिन धर्म हमारा व्यक्तिगत विषय, उसको वही रहने दीजिए। धर्म को बाजारू बनाकर बेचने की कोशिश मत कीजिए। हमारे देश में सारी सरकारी व्यवस्थाओं को, चारों स्तंभों को बिका हुआ समझा जा रहा है, या विश्वास देश की जनता के अंदर हो गया है। ये कब हुआ है? जब बीजेपी का शासनकाल आया है, इससे पहले नहीं था। आप कहते हैं गोदी मीडिया, बिका हुआ मीडिया, आपको क्यों लगता है गोदी मीडिया बिका हुआ मीडिया? इसलिए लगता है, जब सच की आवाज होती है उसको मीडिया नहीं दिखाता। आज किसान आंदोलन को 104 दिन से ऊपर हो चुके हैं, 105वां दिन है, लेकिन अभी तक गोदी मीडिया यहाँ पर आकर इसको लाइव नहीं दिखाता और इसकी नेगेटिव खबरें उठाता है कि भाई एक तरीका होता है। यहाँ पर आंदोलन देखिए, तंबू कितने जबरदस्त जमे हैं, जहाँ पर लोहे के तंबू लग गए हैं बांस के हटके, वो लोग इसको नहीं दिखाते। वो ये दिखाते हैं, क्या कहते हैं, लोग नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है। दिस इज अ नेगेटिव। लेकिन ये नेगेटिव, महीने पहले तो वही सही लगती थी ना, वही सत्य लगती थी। क्या सही लगती थी? 3 महीने से आपको नेगेटिव लगने लगी। कहाँ? हमने मीडिया और किसी ये बताइए, यही गोदी मीडिया थी ना, यही गोदी मीडिया थी जब 2013 के पहले पेट्रोल के रेट बढ़ते थे तो ये उसको करप्शन बोलते थे और सरकार की विफलता बोलते थे। और आज ये उसको नेशनलिज्म में ले आए, पेट्रोल के दाम बढ़ने को। खाने का तेल 200 जा रहा है, पे लगाने क्या कहते हैं, डालने का तेल 100 जा रहा है। तो मैं पूछना चाहूंगा उन भक्तों से, तुम्हारी गाड़ी कितने का एवरेज दे रही है? कहीं ऐसा ना हो ये तेल क्या कहते हैं किसान तुम्हारे कहीं और लगाकर और तुम्हें दौड़ाना शुरू कर दे कंधे पे बैठ के। लेकिन ज्यादा एवरेज दोगे। सर, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, समीकरण क्या बनना है आपको? क्योंकि सर एक महागठबंधन है वहाँ पर। देखो भाई, मेरे मन में डर है, मेरे मन में एक डर है। जैसे कि गठबंधन था यूपी के अंदर और समीकरण पूरे बैठ रहे थे गठबंधन के जीतने के, लेकिन कहीं ना कहीं देवबंद जैसी जगह से भी बीजेपी जीत के निकल जाती है। तो ये बड़ी बात है कि 95% जहां पर मुस्लिम बाहुल्यता हो, जहां तक कभी 216 वोट कभी मिले हो बीजेपी को और वहां जीत जाए। इसके बाद बिहार में भी ऐसे ही हो रहा था, आरजेडी एक तरफा जीत जा रही थी, वहां भी बीजेपी निकल गई। बंगाल में भी अभी ऐसे ही चल रहा है कि ममता दीदी हकीकत में जीतती हुई हैं और जीतेंगी, लेकिन ईवीएम और ईवीएम में नहीं, ये यूरोप विकासशील देश बोलता है कि ईवीएम मैनिपुलेट की जा सकती है। 5 सीटों पर चुनाव हुआ दिल्ली में, वहाँ बीजेपी हार गई, वहाँ ईवीएम ने काम नहीं करा। देखो भाई, आटे में नमक आटे में नमक डालना पड़ता है उतना जो मुंह को खारा ना लगे, और जब खारा लगने लग जाएगा तो आप पकड़ लेंगे। ये कोई आपके तर्क नहीं होते। राजस्थान में आप जीत जाते हो तो वहाँ जिता दिए, मध्य प्रदेश में पहले जीत जाते हो वहाँ जिता दिए, झारखंड में जीत जाते हो, छत्तीसगढ़ में जीत जाते हो, दिल्ली में जीत जाते हो। तो मेरा कहना ये है, मेरा निवेदन ये है आपके माध्यम से, क्यों बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं करवाते? क्यों आप बार बार अमेरिका का उदाहरण देते हो, यूरोप का उदाहरण देते हो? जब इतने विकासशील देशों का उदाहरण दे रहे हो तो आप क्यों ऐसा नहीं करना चाहते? सर, संभव है? कितनी बड़ी आबादी है देश की सर, क्या संसाधन है भारत के पास? क्यों नहीं भाई? जब मोदी जी तो बड़ा मादा रखते हैं, रातों रात आके बिना किसी व्यवस्था के नोटबंदी कर देते हैं, लोगों के घर छिन जाते हैं, जीएसटी लगा देते हैं, व्यापार छिन जाते हैं। अब कृषि कानून ले आए, खेती छिन जाएगी। सर, संसाधन की तो इतनी कमी है, एक राज्य के चुनाव भी 8 चरणों में हो रहे हैं, तो भैया आप बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं सर। देखिए, ये देश, फिर कह रहा हूँ, ये देश को ना उल्टा चलाना चाह रहे हैं। आपको और सारे युवाओं को समझना होगा, देश में समाज जो चलता है, फिर समझा दूँ, समाज के जो पैर हैं वो आधार है, खेती है, इसके बाद श्रम है, साहस है, फिर पूंजी है। लेकिन ये उस पूंजीपतियों के साहस से श्रम और आधार छीनना चाह रहे हैं, उल्टा चलाना चाह रहे हैं। जबकि पूंजीवादिता कभी भी इस देश को कहीं से कहीं तक आर्थिक आजादी नहीं दे सकती, देश सिमट के रह जाएगा। एक तरफ आप अमेरिका, जापान की बात करते हैं, जर्मन की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, दूसरी तरफ आप पूंजीवाद का विरोध करते हैं। ये बात समझ में नहीं आती सर आपकी।
भैया मेरे, ये समझना होगा ये देश कृषि प्रधान है और कृषि प्रधान देश में आधार को महत्व तो दिया जाता है। अमेरिका या जापान से क्यों तुलना करते हो? अमेरिका कहाँ कृषि प्रधान है? अमेरिका आप कृषि प्रधान नहीं है। तुलना क्यों करते हो उससे? क्योंकि मोदी जी करते हैं तब हमें बताना पड़ता है। हम तो नहीं बताते, हम तो अपने देश में रहते हैं। हम तो बार बार कहते हैं बिहार चले जाओ, बिहार में एपीएमसी नहीं है, वहाँ पे एमएसपी नहीं मिलता। बिहार के अंदर आप चले जाओ, बिहार के अंदर सरकारी मंडी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ पंजाब जैसा उन्नत प्रदेश सारे प्रदेशों को बनाया जाना चाहिए। आप देख के आइए पंजाब में खेती कैसे होती है, वैसे सिखाइए पूरे देश को। आप क्यों ये क्या कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था थोपना चाहते हैं कृषि पर? ऐसा क्या मजबूरी है? जब पूरी दुनिया पूंजीवाद को अपना रही है तो भारत क्यों पीछे रहे? आप नहीं चाहते कि आप भी अमेरिका जैसा बने, जापान जैसा बने, जर्मन जैसा बने? देखिए हर जगह का फ्रांस जैसा बने, रसिया जैसा बने। वहाँ के आदमियों का रंग गोरा है, एकदम चक गोरा। वहाँ की नाक कहीं से कहीं, चीनी लोग अलग टाइप के होते हैं, सबका अलग अलग चेहरा होता है, अलग अलग हाव भाव होता है, सबका पाचन तंत्र अलग तरीके का होता है। जो एनवायरनमेंट है ना हमारे देश में ही है, जो 3 मौसम बदलते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, और कहीं नहीं बदलते। इसीलिए कोरोना को इतने अच्छे से झेल गया भारत, क्योंकि यहाँ पे इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है। तो भूगोल को समझना होगा, वातावरण को समझना होगा, तब व्यवस्था अपनाई जाती है। इसीलिए हमारा देश समाजवादी व्यवस्था का पोषक, नहीं समझिए मेरी बात, ये देश समाजवादी व्यवस्था का पोषक रहा है सदा से ही। चाहे गांधी रहे हो, चाहे अंबेडकर जी रहे हो, चाहे भगत सिंह रहे हो, ये समाजवादी व्यवस्था के साथ रहे थे। और समाजवादी व्यवस्था ही इस देश को चला सकती है। जो समाजवाद को समझता है, समाजवादी व्यवस्था को समझता है, वो कभी पूंजीवाद की ओर नहीं जाएगा। अब पूछिए। तो आप पूंजीवाद का विरोध करते हैं? मैं तो सदा से करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि क्रांतिकारियों ने भी किया है। तो मैं क्रांतिकारियों की उपेक्षा कैसे कर सकता हूं? ये सरकार कह दे, अंधभक्तों की सरकार कह दे हम क्रांतिकारियों की उपेक्षा करते हैं, अगर ये पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे तो। और लगातार वैसे देना क्या है? आरएसएस तो रहा ही है अंग्रेजों का चाटुकार संगठन। आप लोग पूंजीवाद का विरोध करते, पहले बताओ। विरोध करते करते आप लोग ही खत्म हो गए इस पूरी दुनिया से। कौन? हम कभी खत्म नहीं होने वाले। कहाँ हो? भगत सिंह ने कहा था मैं कल भी था, आज भी हूँ और रहूंगा, और ये विचार कभी नहीं मरते। आज वो विचार मेरे अंदर जीवित हैं। तो भगत सिंह मेरे अंदर जिंदा है, इनके अंदर जिंदा है, इनके अंदर जिंदा है। भगत सिंह विचारों से जिंदा है, ना कि शरीर से। उसका शरीर मर गया है। भगत सिंह ने तो ये भी कहा था कि अंधविश्वास हमें नपुंसक बना देगा। बिल्कुल मानते हैं क्या उनकी बात को? इस बात बिल्कुल मानते हैं। सुबह शाम घंटी बजाते हो आप तो। आपको कैसे पता मेरे घर आके कब देखा आपने? नहीं, मैं तो नेताओं की घंटी बजाता हूँ और नेताओं के घंटे बजाता हूँ। इस बात पे कहूंगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, एक प्रधानमंत्री बेचेगा देश और युवा इस देश का घंटा बजाएगा। तो भगत सिंह किस बात को मानते हो आप? अंधविश्वास में फंसा हुआ देश। बिल्कुल फंसा हुआ है। पाखंड और अंधविश्वास में बड़ा अंतर है। इसीलिए मैं आपको एक और बढ़िया शेर पढ़ देता हूँ समाजवादी विचारधारा के लिए, कि तूफान, देखिए इस समय पाखंड और भ्रष्टाचार का जो तूफान उठा हुआ है, उसके खिलाफ जो क्रांति छिड़ी है, आज किसानों ने जो क्रांति छेड़ी है, उसके लिए कहूंगा मैं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, समाजवाद के साथ चलो। ये भगत सिंह ने कहा था समाजवादी नीति में। लोग तो मंदिर में चंदा दे रहे हैं ना। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, जब आप अस्वस्थ हो जाए ना, जब आप बीमार पड़ जाएं, तो अस्पताल की जगह मंदिर चले जाना, देखेंगे कैसे इलाज होगा आपका वहां पे। तो सरकारी अस्पताल चाहिए या मंदिर चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। आपको मंदिर नहीं चाहिए? मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए मंदिर जो भी है मेरे मन में है। और मेरे माँ बाप का फोटो मेरे सीने में, उन्होंने मुझे। पर ये फिर नेता क्यों करते हैं शमशान घाट के बाद, कब्रिस्तान के बाद? अरे भाई, ये लाशों का सौदा करने वाले लोग हैं। आपको पुरानी फिल्में, उपकार जैसी फिल्में देखना होंगी, जहाँ पर क्या कहते हैं, सौदा करवा देते हैं। मैंने तो नहीं करवाया भाई अभी तक सौदा। अगर ऐसा करवाना होता तो पिछले 3 महीने से एस्टेसी करा रहा हूँ, मैं भी बराबर रगड़ रहा हूँ, मेरे बाल खाल सब खिंच गए। सौदा नहीं करवाते भाई। देश की जनता को अब एक देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया जैसा दिखता है वैसा बिकता है, ये मानना पड़ेगा आपको। क्योंकि आप जो दिखाएंगे, आप जो बताएंगे, वो बात जनता तक जाएगी, और हकीकत बात जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि लगातार लोग आज देश में मान के बैठे हैं, आज तक सबसे अच्छी खबर दिखाता है, आज तक सबसे तेज, सबसे पहले। तो लोग उसके चक्कर में उलझ जाते हैं, कहीं एबीपी चैनल में उलझ जाते हैं, और उनके फोटो देखिए, बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन वहां की एंकर मुझे ऐसा लगता है ऐसे तवाइफों के कोठे से उठ के चली आ रही हैं और इस तरीके से मुजरा और नंगा नाच कर रही हैं देश के लोगों के साथ। लेकिन ये सब नहीं होगा साहब जी। हिंदुस्तान, जो व्यक्ति 2000 की नोटों में चिप निकालता था, आज कहाँ गई वो चिप? ऐसे व्यक्तियों की अंधभक्ति जो लोग कर रहे हैं, जो चैनल देख रहे हैं, अगर वो चैनल देखना बंद कर दें
तो मैं लिख कर दे रहा हूँ, ये देश में मानसिक गुलामी हट जाएगी। लेकिन सर वही बात है ना, आप अच्छा बुरा देखिए पंडित, एक मिनट सुनिए। अच्छा, रवीश कुमार को आप ही लोग देशद्रोही कहते थे ना आप ना, मैं रवीश कुमार को बहुत पसंद करता हूँ, एनडीटीवी को मैं बराबर देखता हूँ एनडीटीवी, और जब तक सच दिखाता है मैं बिल्कुल देखता हूँ। मैं गालियां मिलती है ना उनको, मिलती है ना, मिलती है, सच दिखाने वाले को मिलती है। आप सुन लीजिए, पंडित मदन मोहन मालवीय को भी मिली थी और सती प्रथा के विरोध में चले थे, वो भी ब्राह्मण थे, वो भी सती प्रथा के विरोध में गए थे ना, उसी ब्राह्मणवाद को चुनौती दी थी ना जहाँ पर सती प्रथा चलती थी। तो ये क्या हो गया मोदी जी कह रहे किसने विरोध ही नहीं किया यार, उसकी शकल देख लेता हूँ ना, मेरा दिन बिगड़ जाता है सुबह सुबह से, और जब नाम सुन लेता हूँ ना तो कान में से खून निकल आता है। ये तो आपको पता, संसद में कहा ना, पता है मेरा ब्लड प्रेशर हाई आ जाता है मोदी का नाम सुन के, मत लिया करो उसका नाम, नालायक व्यक्ति है वो। प्रधानमंत्री है, सम्मान करना पड़ेगा आपको, देश से चुना है। पता है अब वो ऐसा लगता है वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान का है और चीन का है, क्योंकि जब देखो तब वो चीन और पाकिस्तान को घुसा लेता है अपने भाषणों में। और ऐसा प्रधानमंत्री जिसने विदेश मंत्री की कुर्सी छीन ली हो, लगातार विदेश घूमता रहो, ये क्या प्रधानमंत्री है? ये कैसा प्रधानमंत्री है भाई? देखो, दिमाग से देश चलता है, दिमाग से देश चलता है, पर जिसकी मानसिकता में कुंठा भरी हो वो कैसे देश चलाएगा यार? ऐसे तो कोई भी नहीं करता ना। रात को अचानक उठ के आता है, आंखें मीटता हुआ और कहता है आज रात से बहनों भाइयों ऐतिहासिक फैसला होता है और नोट बंद किए जाते हैं। और लोग जो विदेशों में बैठे होते हैं, जो विदेशी करेंसी रखे होते हैं, जब वो 4 महीने बाद आते हैं तो जो नोट ये कहता है, जो रिजर्व बैंक ये कहता है कि मैं धारक को फलाने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, वो वचन टूट जाता है। तो ये हमारे देश के संविधान पर वार होता है। ऐसा विरोध हुआ जैसा अब हो रहा उस टाइम नोटबंदी के दौरान हुआ था। तब गोदी मीडिया ने अरे यार मैं नाम ले दूं, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को जॉब छोड़ना पड़ गई थी। ये उस समय की बात है जब मास्टर स्ट्रोक चले थे, और उस समय आपने देखो कितनी बहनों ने, कितनी माताओं ने लाइनों में लगे नोटबंदी की लाइनों में दम तोड़ दिया था। उस वक्त जाने कितने लोग परेशान हो गए थे, लोगों के घर छिन गए थे। मैं फिर वही बात उठा रहा हूं कि जीएसटी के नाम पर इन्होंने व्यापार खत्म किए, नोटबंदी के नाम पर नोट बंद किए, घर खत्म किए। आज इनकी नजर आपकी कृषि पर पड़ गई है, कल ये खेती खत्म कर देंगे। तब मैं बता दूं, चाह तन मन की मन को गुनाहगार बना देती है और बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, गद्दार बना देती है। ये बागी पंजाब जाएगा, और अगर ऐसा ना हो कि हर व्यक्ति बागी बन जाए और बंदूक उठाने पर मजबूर हो जाए, मोदी जी तुम्हारी नस्ल और फसल सब मिटा कर रख देंगे, हम सब मिटा देंगे। एक आखिरी सवाल, इतनी सारी कमियां आप बता रहे हैं, देश तो ने अपना रहा ना, कुछ तो खासियत है। ये अंधभक्त है, ये मानसिक गुलाम लोग हैं जो उन्हें अपना रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आदमी से आदमी शादी कर बैठते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें नवाबी शौक लग गए हैं। अगर मर्द होते तो हमारे सामने आते, घुस के बताओ, किसान आंदोलन के अंदर आके बताओ, मिलके बताओ, मुझसे डिबेट कर लो यार। विरोध करते हैं? अरे बिल्कुल करता हूं, मैं करूंगा, क्यों ना करूं। आप तो कोर्ट के खिलाफ जाने, संविधान को भी नहीं मानते। ये संविधान तो मोदी चला रहा है, ये कोर्ट भी मोदी चला रहा है। इस मोदी ने कब संविधान को माना? जब नोटबंदी की गई तो उसका अधिकार रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास होता है, जिस अधिकार को मोदी ने छीनकर खुद नोटबंदी का ऐलान किया। कोर्ट ने तो फैसला दिया है ना, किस बात पे? शादी कर सकते हैं और संविधान भी अधिकार देता है यार। एक बताऊं, कानून की पवित्रता वहां तक कायम रहती है जहां तक वो लोगों की अभिव्यक्ति व्यक्त करे, और ऐसे कानून जब तक पवित्र होते हैं जब तक वो हमारी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं। अगर नहीं कर सकते तो ऐसे कानून को भी नकार देंगे, हम ऐसे कानून को भी नकार देंगे। नहीं मानते ऐसे कानूनों को हिसाब से? अरे क्यों ना यार, कुछ कानून ऐसा भी होता है जो माना जाता है, ऐसा कानून नहीं होता जो जबरदस्ती थोपा जाता है। आप तो कल को कह दो कि हम फांसी का फंदा लाएं, लगा कर बैठ जाओ, तो ये कानून नहीं होता, आत्महत्या होती है। अगर आप इस तरह कह रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो सेक्युलरिज्म, पहले योगी नहीं, उसको मानसिक रोगी बोलो आप। वो योगी नहीं है, मानसिक रोगी है, जिसके अंदर पाखंड का अवसाद पल रहा है, वो पाखंडवादी व्यक्ति है। सेक्युलरिज्म इस देश के लिए घातक है, खतरनाक है। वो उसके माँ बाप के लिए होगा जिसने पैदा करके छोड़ दिया उसे, और टकला होकर जिस तरीके से वो घूम रहा है ना, जिस तरीके से घूम रहा है, उसकी बुद्धि में कुबुद्धि बैठ गई है। क्योंकि उसकी जगह जहां मठ मंदिरों में होनी थी वो आकर आज सत्ता के बीच में उलझ गई है। तो उसको ये सब बातें नहीं करना चाहिए जो आज वो बातें कर रहा है योगी। मैं योगी से कहना चाहता हूं, पहले अपना इलाज कराओ। नामकरण करने से देश नहीं बदलेगा। आप नाम बदल कर देश नहीं बदल दोगे। देश के अंदर मुख्य मुद्दे रोजगार हैं। आज देश का युवा रोडों पर पड़ा है। आपने 14 करोड़ रोजगार कहां गए 7 वर्षों में? बताइए मोदी जी के माध्यम से, पूछिए योगी जी पहले अपने युवा में, आप अपने प्रदेश के अंदर बताइए। जब आधी रात को बहनों और बेटियों की इज्जत लुट जाती है तब आप कहां होते हो? और फिर आप नारा देते हो बेटी बचाओ। तो आप बेटी बचाओ के नाम पे धमका रहे हो या फिर वास्तविकता में बेटी बचा रहे हो? लेकिन आप देख लीजिए, जब से योगी आया है तब से जातवाद की दीवारें खड़ी हो गई हैं।
यूपी के अंदर क्या ऐसा देश देना चाहते हो? ये देश संविधान से चलता है, जहां पर धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, जहां पर सारे धर्मों को समान अधिकार है, और देश के अंदर सिर्फ 4 मुद्दे होने चाहिए। 4 मुद्दे। शिक्षा के विषय में बात कीजिए, स्वास्थ्य के विषय में सरकारी अस्पतालों पर बात कीजिए, आप सुरक्षा की बात कीजिए, और रोजगार की बात कीजिए। इन पर बात होनी चाहिए। लेकिन धर्म हमारा व्यक्तिगत विषय है, उसको वहीं रहने दीजिए। धर्म को बाजारू बनाकर बेचने की कोशिश मत कीजिए। नहीं तो अगर युवा जाग गया तो 70% इस देश का युवा है वो बागी हो जाएगा, और बागी हो गया तो आप संभाल नहीं पाएंगे। और मैं पूरे देश को आज एक संदेश देना चाहूंगा, अगर मोदी को हराना है, अगर इस पाखंडवादी सरकार को गिराना है, तो आपको समझना होगा ये सरकार हो या देश और अर्थव्यवस्था से चलता है। और आज आपका पैसा बैंकों में जमा है, आज आपकी एफडीआई जमा है। मैं कहना चाहूंगा खुले मन से, अगर मोदी को चोट देनी है तो एफडीआई तोड़वा दो। आप अपने बैंक से पैसे निकालकर घरों में रख लो, देखो बैंक के फिर कैसे नीचे आते हैं, और मोदी सर के बल नाचेगा, आपके सर के बल नाचेगा।